एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग क्लास 10 के लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, क्लास 10 के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और हम लोगों ने लास्ट टाइम जहां तक लेक्चर को एंड अप किया है उसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये अलग सी बात है कि क्लास 10 वालों का लेक्चर काफी दिन से अपलोड नहीं हो पाया है, तो इसका रीजन ये है कि हम लोग कुछ टाइम अभी असाइनमेंट पे हम लोग दे रहे थे। इस वजह से जिन बच्चों ने भी कह रहे हैं कि मैम आप रेगुलर क्यों नहीं अपलोड कर पा रही हैं, द रीजन इज कि अभी हम लोग व्हाट्सएप असाइनमेंट पे बात कर रहे हैं। मतलब लाइक कि जो हमने पढ़ाया उस पे क्वेश्चंस, उस पे डाउट, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे का जो डाउट है कि मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे कैसे ऐड होंगे, या मैम हम तो व्हाट्सएप पे एडेड ही नहीं है, या मैम हमारा क्वेरी है और वगैरह वगैरह, जो भी क्वेरी जिन भी बच्चों का है, तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का क्वेरी है या व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप प्लीज इस नंबर पे एक बार जरूर से कॉल करके कांटेक्ट कर ले। ही विल श्योरली ऐड यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। क्योंकि हर इंसान व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड है, वो जो क्लोज है, जो हम लोग जिनके साथ बहुत टाइम से हैं, है ना, जिनके साथ हम लोग रेगुलर टच में थे, इतने साल से मैं जिनको पढ़ा रही हूँ, उन बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है। लेकिन इफ यू वांट टू ज्वाइन, तो आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें हमारा रोजाना 4 बजे से 6 बजे तक के अप्रॉक्स के टाइम में सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। एंड असाइनमेंट इज एवरी डे असाइनमेंट इज अपलोडेड, राइट ना। तो ये सारी चीजें तो हैं, ठीक है। तो आप लोग बात कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर क्वेरी आ रहा था, बच्चे कह रहे थे कि रोजाना क्यों नहीं अपलोड होता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज इन पे बात कर लीजिए, जो भी डाउट है आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों का जो टॉपिक है ना, हमारा टॉपिक लास्ट टाइम हमने छोड़ा था डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन पे। एक बात, मेरी बात समझ लो, ये जो डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन है ना, आपको शायद लग रहा होगा कि मेरे सिलेबस में तो है नहीं। अब चूंकि मेरे सिलेबस में है नहीं तो मैं पढ़ूंगा क्यों। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है कि कभी कभी ना कोई चीज अगर कोई टीचर एक्स्ट्रा बताए ना, तो प्लीज उसको फॉलो क्या करो। अभी जजमेंटल मत बनो कि ये तो है नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं, वक्त को क्यों बर्बाद करूं। एक क्या कहूं मैं आप लोगों को, पर्सनल है, शेयर करूं नहीं करूं, बस इतना बता रही हूं कि इस एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की वजह से, क्योंकि वन ऑफ माई स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा और उन्होंने वो इंटरव्यू में गए, और फॉर द मतलब हिज बैड लक वाज दैट कि फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ही वाज लाइक एकदम, ही इज गुड इन बायोलॉजी, स्टिल ही डोंट नो व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो अचानक से उसका दिमाग एकदम हिट कर गया कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं, और फर्स्ट क्वेश्चन इंसान अगर जवाब नहीं दे पाए तो फिर मुश्किल हो जाता, फिर उसको सारा लगने लगता है जहां मुझे तो आ ही नहीं रहा है, अब क्या होगा, अब तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। एंड सिर्फ ये एक डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन ने उसके एडमिशन एक्चुअल में कैंसिल करवा दिया। बिकॉज उसका सारा इंटरव्यू एवरीथिंग वाज गुड, बट ही वाज सो नर्वस बिकॉज ही वाज अनेबल टू आंसर द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। सो ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को जरूर से ऐड किया कि प्लीज पढ़ लो ये है क्या। बहुत बच्चे कह देते हैं कि लाइट रिएक्शन वो जो लाइट में होता है और डार्क रिएक्शन वो जो डार्क में होता है। एक हद तक सोचा जाए तो सही है, लेकिन देखिए कंपटीशन में क्या होता है ना, वो आपको लेने के लिए नहीं बैठे हुए होते हैं, वो वहां आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हुए होते हैं। इतने सारे बच्चे होते हैं, सब चाहते हैं कि वो अंदर हो जाए, एडमिशन उनका अच्छे से अच्छे जगह हो जाए, है ना। तो इसलिए एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसलिए वो इस तरह के सारा इस तरह का नहीं होता। डोंट थिंक कि सारा ऐसा ही होता है। 1-2 क्वेश्चन इस तरह से वो पूछ देते हैं कि देखते हैं बच्चे उसको किस तरह से टैकल करता है, बच्चा उसको किस तरह से हैंडल करता है ना। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ो, जो बता रही हूँ उसको ध्यान दो, ठीक है ना, फिर होगा, सब चीज अच्छे से हो जाएगा। तो
लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन देख लिया था, हमने देखा था कि जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें सोलर एनर्जी जो होता है वो कैप्चर हो रहा होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता है, लाइक ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का सिंथेसिस डार्क रिएक्शन में हो रहा होता है। तो बात आती है जब लाइट रिएक्शन में कोई काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, खाना तो मेन डार्क रिएक्शन में बन रहा है, तो लाइट रिएक्शन की जरूरत क्या है। तो मैं बता दूं कि बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि डार्क रिएक्शन के होने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी नहीं होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद अगला बात आता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ, एक पॉइंट है आप लोगों के बुक में, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लॉजिक अप्लाई करो, क्या क्या था वो रिएक्शन में, था क्या क्या उस रिएक्शन में था। CO2, CO2 कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वाटर, वाटर कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट है, रूट का जो रूट है वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। उसके बाद है सनलाइट, सनलाइट सोलर एनर्जी के फॉर्म में काम आएगा, वो कहाँ से मिलेगा, आपके सराउंडिंग में, है ना, सोलर एनर्जी के फॉर्म में। और क्लोरोफिल, ये कहाँ से मिलेगा, तो ये तो प्लांट के पास, खुद के पास लीफ में और प्लास्टिड्स के फॉर्म में, मतलब लाइक वो तो प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल के फॉर्म में। तो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे जाकर के आपका सब चीज खत्म हो गया। एक एक पॉइंट को मैंने कोशिश किया है कि आपको कंप्लीट कर दूं, बट इन केस मुझसे कोई टॉपिक छूट गया हो तो डू कमेंट और मुझे बता दो कि मैम ये टॉपिक है 10th के बोर्ड में और आपने मतलब कवर नहीं करवाया, मैं अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है ना। अब हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट का टॉपिक कंप्लीट। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एनिमल कहने का मतलब कोई भी एनिमल, लेकिन चूंकि जब हम एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी तो एनिमल ही है, वी आर सोशल एनिमल, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जब न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली वी विल मेनली फोकस ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, क्योंकि हम लोग अपने बॉडी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम खाना खाते हैं तो कैसे होता है, हमें एनर्जी कैसे मिल रही होती है ना। तो देखो न्यूट्रिशन हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है, दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन इट बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो अब देखो जो न्यूट्रिशन एनिमल में होता है, क्योंकि एनिमल अपना खाना खुद से बना नहीं सकता है, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ 5 स्टेप में होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन एनिमल टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप। वन इज नोन एज इंजेशन, second one is known as digestion, third one is known as absorption, fourth one is known as assimilation, and fifth one is known as egestion. मैं आपको थोड़ा सा सबके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, लिख तो खुद से भी लोगे, है ना। अब तो इतना आप में वो कैपेसिटी हो गया है ना कि बस समझ लो, लिख लोगे, रट्टाफिकेशन तो होने से ना। तो देखो इंजेशन, इंजेशन मतलब कि आपने कुछ को इनटेक किया, मतलब द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। तो आपने किसी भी फूड मटेरियल को, लाइक आपने एक एप्पल खाया तो एप्पल को अपने दांत से कट लगाया तो वो एप्पल आपके माउथ में चला गया, आपने इंजेशन का प्रोसेस को कंप्लीट किया, है ना। तो कहने का मतलब है इंजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, फूड को लेता है और लेगा कहाँ, माउथ में लेगा। अब ये अलग सी बात है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का इंजेशन का मेथड अलग अलग होता है ना। कुछ डायरेक्ट, कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट मुंह में खा लेते हैं, मतलब इंजेक्शन तो वही है, लेकिन कहने का जो मेथड है, लाइक बटरफ्लाई, लाइक हाउस फ्लाई, इंसेक्ट्स जो हो रहे हैं उनके इंजेक्शन के मेथड अलग है, जो बर्ड्स हैं उनका इंजेक्शन का मेथड अलग है। कहने का मतलब है कि मेथड हो सकता है अलग है, 1-2 ऑर्गेनिजम्स उनका बहुत ही अलग अलग तरीके का है ना। तो हो गया क्लियर डाइजेशन। अब हमने जो फूड लिया वो फूड था हमारा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब कोई भी बात, कॉमन सी बात सुनो, मैं मान लेती हूँ मैंने एक रोटी का टुकड़ा खाया, इतना बड़ा तो रह गई, नॉर्मल सा है ना, और आपका सेल का साइज होता है इतना बड़ा। इस रोटी के टुकड़े का एनर्जी आपको इसमें डालना है, मुमकिन है डाल दो। वो वैसी वाली बात हो गई
एक छोटा सा दरवाजा है और आपको एक बड़ा सा वो जो बेड होता है ना, लाइक बेड जिसपे आप लोग सो रहे होते हो, उसको डालना है रूम में, है ना। कैसे डालोगे? मुमकिन है कि वो आराम से एंटर कर दिया जाए, या कोई ऐसी चीज जो कि दरवाजे के साइज से काफी बड़ा है, आप उसको कैसे एंटर करोगे? एक ही मेथड है ना, उसको कहोगे तोड़ तोड़ कर दोगे, पीसेस में तोड़ दोगे एंड देन फिर उसको अंदर पहुंचा दोगे, फिर अंदर जाके उसको जोड़ने का जो काम है वो जोड़ दोगे, ऐसा ही ना करोगे। सेम सिनारियो यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका सेल का साइज बहुत छोटा, और बहुत छोटे के साथ साथ आपका जो फूड मटेरियल है वो तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो अब जो प्रोसेस है फूड को जो तोड़ा जा रहा है ताकि सेल आसानी से उसको इंटेक कर ले, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तोड़ फोड़ करने के प्रोसेस को हमने कह दिया डाइजेशन। क्लियर हो गया? डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो होता है हमारे कंप्लीट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर बच्चों को, कुछ बच्चे को अगर ये भी नहीं पता स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, तो अभी हम लोग आते हैं थोड़ी देर में बात बताते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन का प्रोसेस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा डाइजेशन हो गया। अब जो फूड है वो फूड को क्या करना है, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में डाल देंगे ताकि ब्लड पूरे बॉडी तक पहुंचा दे और न्यूट्रिएंट हमारे पूरे बॉडी तक चला जाए। तो हमारा थर्ड प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। जितना भी फूड हमने खाया उसको सारे के सारे को एब्जॉर्ब करो, और एब्जॉर्ब करके पूरी की पूरी बॉडी में फैला दो, पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दो, ताकि मेरा खाना पैर तक भी चला जाए, मेरा खाना ब्रेन तक भी चला जाए, और मेरा खाना बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक भी चला जाए। तो दिस इज द प्रोसेस। सो नेक्स्ट हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। दिस इज ऑल अबाउट कि एसिमिलेशन इज द, हमने क्या किया कि पहुंचा दिया सारे जगह, एब्जॉर्ब करके हमने सारे जगह पे हमने क्या किया, पहुंचा दिया न्यूट्रिएंट को। अब न्यूट्रिएंट जब सेल के पास चला गया तो अब सेल उसको यूटिलाइज करेगा ना, सेल उसको यूटिलाइज करके एनर्जी लेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिमिलेशन। अब हमने जो खाना खाया, जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा खाना हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो ही जाए। उसमें से बहुत सारा ऐसा भी मटेरियल होता है जो कि रफेज के तौर पे होता है। वो रफेज हमने पढ़ा था ना सेल्यूलोज के बारे में, दैट वी यूज टू इनटेक सेल्यूलोज, है ना, लेकिन फिर भी वो डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे बॉडी में। तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे होते हैं चीज जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो अब हमने तो उसको इंटेक कर लिया, उसको बॉडी में तो कोई काम उसका है नहीं, तो फिर वो उसको हम क्या करेंगे, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो सो द लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। आपको एक सवाल का जवाब देना है, सारे बच्चे प्लीज एक्टिव हो जाओ। आपको जवाब देना है कि जब हमने सेल्यूलोज को हमारे बॉडी में, जब वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है, तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है सेल्यूलोज को इंटेक करने के लिए? क्यों जरूरी पड़ता है हमें सेल्यूलोज को इंटेक करना? और डॉक्टर्स भी क्यों सजेस्ट कर रहे होते हैं कि टू इंटेक, आप सब्जी ज्यादा खाएं, है ना, सलाद ज्यादा खाएं, ये सारी चीजों को आप ज्यादा कंज्यूम करें, जबकि वो हमारे बॉडी में बिल्कुल भी उसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू के तौर पे काम नहीं कर रहा होता है फिर भी। तो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाई वी इंटेक सेल्यूलोज, जबकि वो सेल्यूलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने 5 प्रोसेस के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात कर रहे होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, एक बात तो क्लियर हो गया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में तोड़ने फोड़ने के लिए काम किया जा रहा है, राइट ना। वो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है इसलिए ताकि हमने जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल को हमने इंटेक किया है वो बड़े मॉलिक्यूल को हम आसानी से ब्रेक डाउन कर लें। यही रीजन है ना हमारा डाइजेशन का प्रोसेस। तो वजह सिर्फ इतना है कि जो मॉलिक्यूल हमने इंटेक किया है वो मॉलिक्यूल हमारे सेल तक पहुंच जाए,
बस यही रीजन है, जो जिस रीजन की वजह से हमें इतना लंबा प्रोसेस करना होता है कि हमने जो बड़ा सा मॉलिक्यूल इनटेक किया वो हमारे छोटे से सेल में आसानी से चला जाए। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने फूड के मॉलिक्यूल को उस छोटे से साइज में तोड़ दें, इतना इतना बड़ा बना लें कि ये आसानी से ये वाला फूड हमारा ये सेल में चला जाए, फूड हमारा ये सेल के अंदर चला जाए, ये हमारी कोशिश होती है। ठीक है, अब किसी चीज को तोड़ना है, किसी भी चीज को आपको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए क्या आसानी से टूट जाएगा? आपको वेपन्स की जरूरत होगी ना, औजार की जरूरत होगी ना, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए इतनी आसानी से तो वो टूटेगा नहीं कोई भी चीज। तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग फूड को तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, क्या बिना औजार बिना वेपन के कोई भी चीज टूट सकता है? बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है बिना किसी औजार को आप कोई चीज को तोड़ दो, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी में कुछ वेपन्स होते हैं जो हमारे फूड को, जो हमारे बड़े बड़े जो फूड है, जो हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल है उसको तोड़ते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल में, और उस स्मॉलर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं, सॉरी नॉट उस स्मॉलर मॉलिक्यूल को कहते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल को जो हम छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, जिस औजार से, जिस वेपन से हम तोड़ते हैं, उस वेपन का नाम है एंजाइम। उस वेपन का नाम है एंजाइम। यानी एंजाइम क्या है? एक तरह का सिक्रीशन है जो कि हमारा सेल सिक्रीट कर रहा होता है एंजाइम, और ये एंजाइम मदद कर रहा होता है जो हमने फूड में, जैसे चावल खाया, चावल कंटेन कार्बोहाइड्रेट, है ना, और कार्बोहाइड्रेट क्या है? बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। हमने पढ़ा था ना सबका स्मॉल मॉलिक्यूल, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना है। अब कौन तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में? तो एक तरह का एंजाइम है जो तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। क्लियर हो गया ना। और फिर जब वो ग्लूकोज में टूट जाएगा, ग्लूकोज छोटा सा मॉलिक्यूल है, सेल कहेगा, बड़े अच्छे से उसको इज्जत कर देगा, चलो आ जाओ, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रहा था कब से, तुम मतलब लाइक इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जिस तरह से हम लोग जब बहुत थके हुए होते हैं तो वी यूज टू इनटेक ग्लूकोज का सोल्यूशन हम लोग पी रहे होते हैं। अभी तो इतनी गर्मी हो रही है कि जाहिर सी बात है लोग ग्लूकोज का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का कंजम्पशन इसलिए ज्यादा करते हैं ताकि उनको उससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए, है ना। तो देखो, डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो आपको पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना है, और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानना है कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, और फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं। बेसिकली इसके बारे में हमें जरूर से जाना। तो एक बात समझो, मैंने बताया कि एंजाइम होता है जो कि वेपन के तौर पे काम कर रहा होता है। एंजाइम होता है जो कि वेपन की तरह काम कर रहा होता है, और ये वेपन को बनाता कौन है? तो जाहिर सी बात है, इस वेपन को कौन बनाएगा? इस वेपन को बनाएगा सेल। इस वेपन को कौन बनाएगा? सेल, क्योंकि सेल ही तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कोई भी काम कौन करेगा? सेल ही तो करेगा ना। तो इस वेपन को बनाता है सेल, और वो सेल जो एंजाइम को बना रहा होता है उस सेल को हम कहते हैं ग्लैंड। वो सेल जो वेपन को बना रहा होता है उस वेपन को कहते हैं ग्लैंड। देखो होता क्या है, एंजाइम को बनाना है, एंजाइम को कौन बनाएगा? सेल बनाएगा। एंजाइम को कौन बनाएगा? सेल बनाएगा। और क्या एक अकेला सेल एंजाइम बना देगा? तो नहीं, एक अकेला सेल एंजाइम नहीं बनाता। अ ग्रुप ऑफ सेल मिल करके एंजाइम को बना रहे होते हैं। तो हम अ ग्रुप ऑफ सेल को क्या नाम देते हैं? टिश्यू, है ना। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू नाम देते हैं ना। यानी एंजाइम जो होते हैं वो टिश्यू के थ्रू बनते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो टिश्यू के थ्रू बनते हैं, और उसको स्पेशल नाम दिया गया, उस टिश्यू को, उस मॉडिफाइड टिश्यू को स्पेशल नाम दिया गया ग्लैंड। यानी ग्लैंड वो होते हैं जो एक प्रकार के मॉडिफाइड टिश्यू होते हैं, और वो एंजाइम को रिलीज करने में मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब चलो इसके आगे लिखते हैं। तो देखो, जब भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें दो चीज के बारे में जरूर से पढ़ना है। पहला तो वो
एक प्रकार का पाइप, जिस पाइप के थ्रू हमारा फूड जो होता है वो क्या कर रहा होता है, जिस पाइप के थ्रू हमारा फूड पास आउट हो रहा होता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है। एक को कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे को कहते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसमें कुछ पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं, पहला बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा होता है सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियास। ये है हमारा कुछ इस प्रकार से। अब इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रख रही हूँ क्योंकि शायद आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलो ये काम करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है इसको और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है इसको पूरे अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।